Assalamu alaikum and welcome to Sunslick Cricket का सुल्तान, sponsored by Ufone, refreshed by Sprite और powered by तमाशा ऐप। जनाब, मैं हूं आपकी मेजबान ज़रियाब राजपूत और मेरे साथ सिर्फ आज एक ही मेहमान हारून रशीद साहब कि कदरबान साहब की तबीयत कुछ बेहतर नहीं है, वायरल है, फ्लू है, वी जस्ट होप गेट वेल सून। और फैजान, मुझे लग रहा है आज मियां साहब की वापसी का जश्न कुछ ज़्यादा ही मना रहे हैं, तो इसीलिए आज उन्होंने कहा कि चले ऐसा किया जाए कि छुट्टी कर ली जाए। एनीवेज, आप भी अपनी छुट्टी एंजॉय कीजिए फैजान। आज ज़रा हम उन मैचेस के बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं कि जो कि आज वर्ल्ड कप के खेले गए। दो मैचेस थे, दोनों ही बड़े इंटरेस्टिंग थे, लेकिन जो शाम का मैच था वो ज्यादा इंटरेस्टिंग था, जो कि साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड था। इससे पहले जो सुपर मैच हुआ वो था नीदरलैंड वर्सेस श्रीलंका के दरमियान। और यूं अब तक कुल मिलाकर वर्ल्ड कप 2023 के 20 मैचेस खेले जा चुके हैं। तो सबसे पहले जरा जो बाद में होने वाला मैच है उस पर बात कर लेते हैं, क्योंकि उसमें जो पहाड़ जैसा हदफ दिया गया वो इंग्लैंड से चेज नहीं हो सका। और हमने भी देखा कि साउथ अफ्रीका ने किस तरह से खेलते खेलते 399 का टारगेट दिया, जिसके बाद 229 रन के बड़े मार्जिन से बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा इंग्लैंड की टीम को। और फिर उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि इस वक्त पॉइंट्स टेबल की सिचुएशन खासी अलग हो चुकी है। न्यूजीलैंड पहले नंबर पर है, इंडिया सेकंड नंबर पर है और थर्ड नंबर पर अब आज का मैच जीतने के बाद साउथ अफ्रीका हमें नजर आ रही है। लेट्स सी के आगे चलकर कौन सी टीम्स कैसा परफॉर्म करते हैं। लेकिन ये जो मैच है इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका, इसके हवाले से आपको एक रिपोर्ट दिखाते। माना है कि साउथ अफ्रीका को पिछले मैच में नीदरलैंड के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा, लेकिन आज के मैच पे उन्होंने साबित कर दिया कि वो सच में एक बड़ी बेहतरीन टीम है, चाहे बॉलिंग हो, बैटिंग हो या फील्डिंग हो। 399 जैसा स्कोर दे देना ये भी किसी किसी की बात होती है। हारून साहब, बहुत बड़ा रन था, स्कोर था। बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी साउथ अफ्रीका की। एक और चीज जो इस वर्ल्ड कप में बड़ी अजीब सी नजर आ रही है कि टॉस जीतने वाला जो कैप्टन है उसके लिए भारी पड़ रही है सारी चीजें। वो जो भी डिसीजन ले रहा है उसके बरक्स चीजें हो रही हैं। और मे बी वो हिस्ट्री पे जाके देख रहे हैं कि बैटिंग सेकंड जो है वो रन जो है वो चेंज हो रहे हैं। हमारे साथ भी हुआ। हाँ, सब जगह ऐसे ही लग रहा है। और यहाँ भी जो एवरेज स्कोर था वो 240 था जहाँ मैच खेला साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड ने। लेकिन जो इंग्लैंड की सबसे जो मुझे चीज़ नज़र आई कि वो एक वेल निट यूनिट, जो एक फाइटिंग यूनिट जो हम देखते थे, जो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस करते हुए आ रहे हैं थे अभी पिछले ऑफ लेट, वो नज़र नहीं आ रहा है। मुझे कप्तान भी भुजा भुजा से नज़र आया पूरे उस मैच में। ना उसके ऊपर वो टॉस जीतने के बाद और बाद में जब वो टॉस हारने के बाद बात कर रहे थे, कह रहे थे कि हाँ हाइंडसाइट ऐसा लग रहा है कि हमें पहले बैटिंग करनी चाहिए। इतनी गर्मी थी वहाँ पर, इतना मौसम ख़राब था कि आप देखें कि उनके 3 से 4 प्लेयर्स अनफिट हुए, उनको क्रैम्प्स भी आए, उनके इश्यूज हुए बड़े। एक इतनी जब हीट हो तो टॉस जीत के पहले बैटिंग करना, फिर बाद में आपने फिर सेकंड इनिंग्स के ऊपर परफॉर्म करना, आपने दूसरों को बैटिंग दे दी, तो वो फिर जो है वो बहुत ज़्यादा इशू बन गया। इंग्लैंड ने अपने लिए मुश्किल खड़ी कर ली है, क्योंकि इसलिए बहुत नीचे चली गई है। अब उसको हर मैच जीतने वाली सिचुएशन में वो आ गए हैं। लेकिन साउथ अफ्रीका, जैसे पहले ही कह रहे थे कि एक बड़ा अच्छा पैकेज नज़र आ रहा है। और उनकी जो सबसे जो मुझे जो ख़तरनाक चीज़ नज़र आती है वो ये है कि 1 से लेके 7 नंबर तक जो उनके खिलाड़ी हैं ना, वो सब के सब बहुत ही पावरफुल, नहीं मतलब पावरफुल हिटर हैं। दे कैन क्लियर द बाउंड्रीज, जो कि दूसरी टीमों में इतना नहीं है। खास तौर पर पाकिस्तान में तो आपको नजर नहीं आती वो चीज़ कि उनका हर प्लेयर जो 1 से लेके 7 नंबर तक है, इवन 8वें नंबर में महाराज जाते हैं, वो भी छक्के चौके लगा लेते हैं। ये जब किसी टीम में हो, तो आज जिस तरह देखें, आज बबूमा नहीं खेले, उनके कप्तान बीमार हो गए और उनकी जगह रिजा हेंड्रिक्स ने ली, और उसने आते ही जिस किस्म की इनिंग्स खेली, आई थिंक वो जो स्टार्ट था अलग, पहली उनकी विकेट जल्दी गिर गई थी उनकी, लेकिन जो स्टार्ट उसने रिजा ने और उसने पहले वे किया, जो हम कह रहे थे हमेशा यही बात करते हैं कि पहले आपको पिच को देखना है कि क्या बाउंस है क्या नहीं है। शुरू में ऐसा लगा कि वो जरा स्लो खेल रहे हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने पिच को असेस कर लिया, बॉलिंग को असेस कर लिया, उसके बाद उन्होंने जो क्योंकि वो प्लान करके आए थे कि हमने पूरे ओवर्स खेलने हैं, जिसकी हम हमेशा बात करते हैं। और उसकी बाउंड्री जो थी ना बहुत छोटी थी, स्क्वायर बाउंड्रीज तो बहुत ही छोटी थी, सिर्फ एक साइड पे बहुत लंबा था, उसका भी उनको बड़ा एडवांटेज। लेकिन जो छक्के लगे हैं वो तो क्राउड में जाके गिरे हैं। और इसमें जो स्पेशल इनिंग खेल गए ना क्लासान, मैं रियल सेंस में ये कहूँगा जो क्लासान है उन्होंने इंग्लैंड की क्लास ले ली। ऐसी क्लास ली कि मुझे लग रहा है वो स्कूल से ही बाहर हो जाएंगे, उनको निकालना पड़े। वर्ल्ड कप में मैं वर्ल्ड कप के तनाजुर में बात कर रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि वो अब इंग्लैंड के लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि इंग्लैंड को फिटनेस इश्यूज बहुत हो गए हैं।
और मैं ये देख रहा हूँ कि अभी भी वो अपने फास्ट बॉलर्स पे इन्हिसार कर रहे हैं। जो बहुत बड़ा फ़र्क था कि जैसे ही शाम को बॉलिंग हुई उसमें देखा जिप आ गया, गेंद में स्विंग हो रहा है, इंग्लैंड के लिए मुश्किल हो गया। 400 रन का जो हदफ था वो बहुत बड़ा हदफ था, उसके लिए जाने के लिए इन्होंने पैनिक इनमें शुरू में आ गया। और आप देखेंगे जो आखिरी 2 विकेटें हैं उन्होंने अच्छे खासे रन ऐड कर दिए बड़े ब्रिस्क पेस। बिल्कुल, क्लासन ने किस तरह से रन ऐड किए जरा वो अपने व्यूअर्स को दिखा ले अरुण साहब, फिर जरा उस पर भी डिस्कशन करते दिखाइए जनाब कितनी खूबसूरत आज क्लासन ने इनिंग खेली और आउट क्लास कर दिया इंग्लैंड को। इसी तरह अगर आप देखेंगे इंग्लैंड के 2-3 जो बॉलर्स थे उनको क्रैम्प्स पे वो गिरे, विली जो है वो बाद में बॉलिंग वो नहीं कर सके। फ़र्क सिर्फ ये है कि जो इंग्लैंड के बॉलर्स ने आज एक नया बॉलर भी खिलाया एटकिंसन, उसको भी काफी, यानी उसने बॉलिंग बुरी नहीं की लेकिन ये है कि वो भी उसको भी, लेकिन एटकिंसन एंड पर चल गए। मतलब देखिए ना कि आप 35 रन स्कोर उन्होंने किए हैं जिसमें उनके 7 चौके हैं, फिर भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर गए लास्ट पे आकर। बिल्कुल, वो है ही ऑलराउंडर। वो भी जब वो काउंटी क्रिकेट में उनको इसीलिए ये वनडे में लाया गया था कि ये काफ़ी रेट कर रहे थे कि बहुत अच्छा होगा, लेकिन जो कंडीशंस आज मिल गई और जिस तरीके से साउथ अफ्रीका ने बैटिंग की है, मैं कहता हूँ एक प्लेयर ने, मिलर जल्दी आउट हो गए लेकिन उसके बावजूद उस दिन को सोच रहे जिस दिन पाकिस्तान के सामने साउथ अफ्रीका खड़ी होगी, क्या उस दिन भी इतना ही टोटल होगा? वो डिपेंड करता है कि वो कौन से ग्राउंड पे, जब जिस वेन्यू पे मैच होगा, कंडीशंस क्या होगी वो नहीं होगा। लेकिन पाकिस्तान के लिए रियल सेंस में काफी अलार्मिंग सिचुएशन है, आगे मुश्किल सिचुएशन है। उनको हर मैच जीतने वाली सिचुएशन में आ गई है पाकिस्तान भी, क्योंकि इंग्लैंड के हारने से पाकिस्तान को थोड़ी सी होप मिली कि अब क्योंकि इंग्लैंड हारी हुई टीम होगी, जब वो पाकिस्तान के साथ खेलेगी तो वे भी नंबर पर है, पॉइंट्स टेबल पे 9 पे पहुंच गए और कॉन्फिडेंस लेवल भी उनका थोड़ा गिरा हुआ होगा। आज 3 चेंजेस की उन्होंने। 3 चेंजेस का मतलब है कि 3 वो प्लेयर जो पिछले 10-12 दिन से खेले नहीं थे उनको एकदम से मौका मिला और फिर भी उन्होंने मोइन अली को नहीं खिलाया, विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग। आज अगर देखें जो आदिल रशीद ने एक अच्छी बॉलिंग की और उसी ने 3 आउट भी किए। बाकी तो फास्ट बॉलर्स के लिए तो किसी किस्म की कोई भी वहाँ पर मदद नहीं मिली। और इनके फास्ट बॉलर्स में जो वुड हैं वो तो सिर्फ तेज़ बॉलिंग करते हैं, वो थ्रू द लाइन उनको हिट मार के उन्होंने बड़े रन्स बनाए। बाकी बॉलर्स जो मीडियम पेसेस हैं वो जो वेरी करते हैं बॉल कभी, तो वो मुझे लगा कि वो इतने पेनिट्रेटिव नहीं थे आज। लेकिन आई थिंक क्रेडिट हमें साउथ अफ्रीका को देना चाहिए कि जिस तरीके से उन्होंने आज खेला है और वो अब दूसरी टीमों के लिए एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है, उनको इजी नहीं लिया जा सकता। तो जहां पर हमने हैंड्रिक की बात की वहीं पर हम लोग मार्को जेनसन की जो इनिंग्स है वो भी न्यू ईयर्स के साथ जरूर शेयर करेंगे कि किस तरह से उन्होंने आज बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। 42 बॉल्स पर उनके 75 रन हैं, तो कैसी रही उनकी इनिंग्स देखिए, लेट्स हैव अ लुक। स्ट्राइक रेट जो है ना वो वनडे के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, बल्कि वो T20 के स्ट्राइक रेट को वो वनडे में अप्लाई कर रहे हैं। 160, 170 तो हम T20 में इस किस्म का स्ट्राइक रेट देते हैं। वनडे में हम राउंड अबाउट 106, 107 इसके इर्द गिर्द का स्ट्राइक रेट देखते हैं, जो इनकी टीम को 320, 325 रन तक पहुंचा देता है। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग यूनिट है, मुझे तो ये फेवरेट नजर आ रही है, वन ऑफ द फेवरेट टू विन दिस वर्ल्ड कप। अच्छा हरून साहब, यहाँ पर हमने देखा कि क्विंटन डी कॉक इससे पहले बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन आज उनको क्या हुआ? मतलब उस तरीके से वो क्रीज पर खड़े ही नहीं रह पाए। नहीं, वो ऐसे हुआ कि पहली बॉल भी उन्होंने जो की थी वो इतनी स्विंग नहीं हुई तो उसको तो उन्होंने हिट मार दी, लेकिन जैसी भी सेकंड बॉल थी वो भी ऑफ स्टंप के थोड़ा बाहर और गेंद मूव कर गई और वो अपना थ्रू स्ट्रोक खेलते हुए उनको एज लग गया। देखिए ये अर्ली स्टेजेस पे ये होता है कि अगर आप सरवाइव कर जाएं तो फिर आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि आप अच्छे रन बना लें। वो अर्ली स्टेजेस में सरवाइव नहीं किया, आउट हो गए। लेकिन दूसरों ने आगे देखे ना, उनकी विकेट गिरने से, हालांकि 2 सेंचुरीज की ऐसे ही है, उन्होंने मोमेंटम लूज नहीं किया, खेलते गए आगे, फिर से 85 बनाए, डोसन आए, वो 60 करके गए। आके अपना रोल प्ले किया और जो रोल उनको दिया गया था वो किया। आई थिंक डोसन ने भी बड़ी अच्छी बैटिंग की और उसके बाद तो क्लासन ने तो मेरा ख्याल आउट प्ले कर दिया। ब्रेसल ने तो 3 विकेटें भी ली हैं। 3 विकेट, बिल्कुल वो ऑलराउंडर के उसमें आ रहे हैं। तो अब जब आप देखें ना 400 रन के जब आप हदफ को चेज करेंगे तो आप तो रुक तो सकते ही नहीं है, आपको तो हिट ही मारनी है। लेकिन उसमें बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि आप अनलकी होते हैं कि एक ही फील्डर खड़ा हुआ है, आपने शॉट मारा, गेंद उसी के पास चला गया। लेग साइड पे वो ग्लांस करने गए, कीपर के पास कैच हो गया मलान का, रूट को शॉट फाइन लेग पे वो कैच हो गए। लेकिन फिर भी बहुत बड़ा टारगेट था और उसमें जो बेन स्टोक थे उनका बड़ा अच्छा कॉटन बोल्ट किया रवादा ने। सो एज ए होल
मैं फील करता हूं कि जैसे हम कहते हैं कि बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में इंग्लैंड को आउट प्ले कर दिया। तीनों उसमें डिपार्टमेंट्स में हमें बड़े बेस्ट नजर आए, लेकिन कंपैरेटिवली अगर हम लोग इंग्लैंड के हवाले से बात करें तो उनकी विकेट्स किस तरह से बैक टू बैक गिरी हैं, जिसके बाद एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया है कि अभी इंग्लैंड का मुकाबला आगे भी चलकर बहुत सारी टीमों से होना है, वहां पर उनकी पोजीशन क्या रहने वाली, क्योंकि आपको मोरल डाउन हो जाता है जब आप बैक टू बैक अपने मैचेस को लूज करते रहते हैं। तो आज इंग्लैंड के लिए एक अच्छा दिन नहीं था, किस तरह से वो भी देख लेते हैं। एक ही फील्डर डीप स्क्वायर लेग पे खड़ा था, बेयरस्टो ने जो हिट लगाई वो सीधी की सीधी उसी फील्डर के हाथ में गई। सो ये एक निशान नज़र आता है कि कि बॉलर्स को भी पता है कि हमने कहाँ बॉलिंग करनी है, फील्डर्स को कहाँ खड़ा करना है ये भी उनको पता है। तो वो एक वजह बिल्कुल और ऐसा हमने देखा कि आज बाउंड्रीज भी बार बार रोकी जा रही थी। नहीं, वो इसलिए कि देखें रीज़न तो यही था ना कि देखें जब आपके पास 400 रन लगे हुए हो तो फिर आपका तो दिल वैसे ही बड़ा हुआ होता है। आज मुझे बटलर की जो बॉडी लैंग्वेज थी बहुत ही ज़्यादा वीक नज़र आई, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी और वो फॉर्म में नहीं है। देखें बटलर फॉर्म में नहीं है, जब कप्तान फॉर्म में ना हो तो उसका असर दूसरी टीमों के दूसरे प्लेयर्स पे भी पड़ता है। बेन स्टोक काफ़ी देर के बाद खेल रहे थे, मुझे वो कोई 100% फिट नज़र नहीं आया फील्डिंग में। आज जिस तरह मैं उनको मूव करते हुए देख रहा था, उनकी इतनी मुझे बॉडी लैंग्वेज इतनी स्ट्रांग नजर नहीं आई। तो कप्तान फॉर्म में ना हो उसका नतीजा क्या होता है वो आज हमने इंग्लैंड की टीम की सूरत में देख ले। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो जो सुबह होने वाला मैच था नीदरलैंड वर्सेस श्रीलंका, उसके हवाले से भी डिस्कशन करते हैं और देखते हैं कि ये दोनों टीमें पॉइंट्स टेबल पर कहां खड़ी हुई नजर आ रही हैं। स्टे ट्यून, क्रिकेट का सुल्तान। जी, वेलकम बैक टू सनसिल्क क्रिकेट का सुल्तान, स्पॉन्सर्ड बाय यूफॉन, रिफ्रेश्ड बाय स्प्राइट एंड पावर्ड बाय तमाशा ऐप। तो जनाब हम लोग बात करना चाह रहे थे नीदरलैंड वर्सेस श्रीलंका के मैच के हवाले से, लेकिन फिर जब हमने थोड़ा सा फोकस किया तो याद आया कि जनाब मार्क वुड भी आज बहुत अच्छा क्रिकेट खेल गए हैं और ऐसे में इंग्लैंड की तरफ से जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है उनको याद रखना बहुत जरूरी है। तो आज मार्क वुड ने क्या चौके लगाए, क्या छक्के लगाए, वो भी जरा देख लेते हैं। नहीं, ये तो डेस्परेशन थी, 8 विकेट्स गिरे हुए थे, उसमें तो रिजल्ट का कुछ वो आना नहीं था उसमें, इसलिए बल्ले उन्होंने चलाए अपने। और वो इतना ऐसा नहीं है कि बुरी बैटिंग की उन्होंने, ये शो कर रहा था कि पिच अच्छी थी बैटिंग के लिए। अच्छा। इतनी बुरी नहीं थी, आप थ्रू द लाइन खेल रहे थे, बॉलें जो है वो आपके बैट पे लग रही थी और क्योंकि बाउंड्रीज छोटी थी, छक्के बड़े भी लगे और कोई बाउंड्री लाइन के बाहर भी गिरे। सो वुड और जो एटकिंसन है वो तो ऑलराउंडर है, बैटिंग भी कर लेते हैं, उन्होंने भी अच्छी बैटिंग की, लेकिन जो रोल था वो तो टॉप ऑर्डर बैट्समैन को निभाना था। लेकिन टॉप ऑर्डर बैट्समैन को इतनी अच्छी बॉलिंग करके जब साउथ अफ्रीका ने आउट कर लिया तो फिर नीचे तो कुछ रह नहीं गया था। इन्होंने थोड़ा सा सिर्फ यही किया होगा कि उनके जो नेट रन रेट में थोड़ा सा इजाफा कर दिया, यही एक है, इसके अलावा कुछ नहीं। और यही वजह है कि इतने बड़े मार्जिन के साथ हारने की वजह से, हालांकि वो एक जीत वाली टीम में नीचे काफ़ी हैं, लेकिन ये उसके सबसे बॉटम में, इन्हें 9वें नंबर पे, इसलिए इनका वो नेट रन रेट जो है वो गिरते गिरते काफ़ी पीछे चला गया है। सो अब इंग्लैंड के लिए तो बहुत ही देखें इस वक्त बड़ी क्रूशियल सिचुएशन है। लाइक पाकिस्तान, इनको भी अपने सारे मैचेस जीतने होंगे, पाकिस्तान को भी अपने खास तौर पर जो इंग्लैंड के साथ मैच है पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान को जीतना बहुत ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि ये इंग्लैंड मैच हार गई हुई है। अगर वहाँ से मैच जीत के फिर 2 पॉइंट लेके ऊपर आ सकती है, पाकिस्तान अपने उसी पॉइंट पे खड़ा रहेगा अगर इंग्लैंड से भी खुदा न खास्ता हार जाता है। लेकिन पाकिस्तान की टीम रीग्रुप होगी। एग्जैक्टली, शाहीन भी फॉर्म में आना शुरू हो गए हैं, शाहीन का फॉर्म में आना, आखिर हमारे ओपनर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं जी, और वो भी, और नहीं बॉलिंग का एक्चुअली हमारा इशू बॉलिंग का है। बॉलिंग यूनिट हमें जो है ना, देखे ना 300 तो ये टीम भी कर गई ना, बैटिंग तो हमारी 300 भी कर रही है, 345 चेज भी किया है। जो मिडिल ऑर्डर में अभी भी हमारा इशू वही है कि वो आउट नहीं कर रहे हैं हमारे स्पिनर्स। जब तक स्पिनर्स आउट नहीं करेंगे आप टीम में वापस, यानी टीम को जिताने में इतना रोल अहम नहीं प्ले करेंगे, कि उसी वक्त तो रन्स बनते हैं। और जब वो रन्स बन रहे हैं उस वक्त विकेट्स गिरे तो प्रेशर में आता है ना। देखें आज साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड के विकेट ली तो वो प्रेशर में आते चले गए, उसके बाद कुछ बचा ही नहीं उनके पास। लेकिन इंग्लैंड उनकी विकेट्स नहीं ले सका, उन्होंने देखे कितने रन्स कर दिए। क्रिकेट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ शॉर्टर फॉर्मेट में यही होती है कि अगर आपने डेंट डालना है दूसरी टीम, या तो आप डॉट बॉल्स करें, उससे ये होता है कि क्रिएट होता है प्रेशर कि यार मुझसे रन्स नहीं निकल रहे, तो फिर वो रन्स निकल के सूरत में वो स्ट्रोक्स बनाने की कोशिश करते हैं, उसमें वो विकेट्स लूज करते हैं। क्योंकि पिचेस जो है देखें बॉलर्स को तो कोई हेल्प नहीं करती, ना सीम होता है ना स्पिन, यहाँ ज़रूर हो रहा है क्योंकि स्पिनिंग विकेट्स हैं ये। तो इसीलिए मैं तो फील करता हूँ कि पाकिस्तान को भी अपने स्पिनर्स को
इस तरीके से तैयार करना चाहिए कि वो विकेट्स लेने के काबिल अच्छा हो। हारून साहब, यहाँ पर जब आपने कहा ना कि मिडिल ऑर्डर कुछ टीमों का यहाँ पे थोड़ा सा खराब चल, इसमें ऑस्ट्रेलिया ने आके कमबैक किया है, लेकिन इंग्लैंड और पाकिस्तान को भी हम देखें तो मिडिल ऑर्डर्स के बड़े मसले आ रहे हैं। तो यहाँ पर सिचुएशन, क्या प्रेशर बहुत ज्यादा ले रही हैं ये टीमें, यही वजह है कि ये उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रही? देखिए, दो चीज़ें हैं। मिडिल ऑर्डर में अगर आप बैटिंग की बात कर रही हैं तो बैटिंग में ये होता है कि जब आस्किंग रेट बढ़ जाता है, अगर आप सेकंड टाइम बैटिंग कर रहे हैं और आप आस्किंग रेट बढ़ रहा है कि आपका एक वक्त में 7 रन आपने चेस करने थे, पता लगा कि वो 2-3 ओवर अच्छे हो गए तो बढ़ते बढ़ते 8 हो गया, 9 हो गया, तो उस वक्त उस मिडिल ऑर्डर बैटिंग के ऊपर प्रेशर पड़ता है और वो उसको रन बनाने की सूरत में जब वो कोई अनड्यू रिस्क लेते हैं उसमें वो विकेट्स लूज करते हैं। इसी तरह बॉलर्स के ऊपर जो प्रेशर पड़ता है मिडिल ओवर्स में, वो ये होता है कि वो बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहे हुए होते हैं तो बॉलर्स को उनको आउट करना होता है। जब बॉलर्स उनको आउट नहीं करते तो फिर वो रन्स पे रन्स जो हैं अंबार लग जाते हैं, जैसे आज आपने देखा कि साउथ अफ्रीका ने, क्योंकि विकेट्स नहीं मिली इंग्लैंड को, इसलिए वो बड़े खुले दिल से खेले और मारते चले गए और उन्होंने बैटिंग बहुत ही अच्छी की, सुबह बैटिंग आई थिंक मैं फील करता हूँ, और हर चीज़ उन्होंने मिडल की क्लास। तो जो भी शॉट मार रहा था इतना उसका पावरफुल स्ट्रोक्स थे कि मिड ऑफ का फील्डर भी जो है उसको करीब से जा रही है बॉल और उसको नहीं रोक सक रहा था। इसी तरह हैंसन ने जिस तरह बैटिंग की बाद में, उसके लिए भी इंग्लैंड के बॉलर्स के पास कोई जवाब नहीं था। तो ये वो प्रेशर मिडिल ऑर्डर में जब पड़ता है ना इन दोनों सूरतों में, तो बैट्समैन भी इसीलिए प्रॉब्लम में आते हैं, अपनी विकेट्स लूज करते हैं, और बॉलर्स जो हैं वो बिल्कुल ही घबरा के फिर उनकी लाइन एंड लेंथ मेंटेन नहीं होती। जैसे आज आपने देखा कि इंग्लैंड ने दोनों तरफ बॉलिंग की, वेयरएज साउथ अफ्रीकन बॉलर्स ने विद इन द स्टंप्स बॉलिंग की, जिसकी वजह से उनको कामयाबी हासिल हुई। चलें जरा जो सुबह वाला मैच है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, नीदरलैंड वर्सेस श्रीलंका। और आज नीदरलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 262 जो थे वो स्कोर किए, 263 का टारगेट दिया जिसको श्रीलंका ने इजीली कंप्लीट किया अपने 48वें ओवर में। और विक्रमा की हमने देखी खूबसूरत उनकी इनिंग्स थी, 91 रन उन्होंने स्कोर किए, जबकि अदर हैंड हम लोग देखें नीदरलैंड की बैटिंग लाइन को तो साइब्रन ने 70 और लोगन वनबिक ने 59 रन जो हैं वो आज बनाए। लेकिन अगर पॉइंट्स टेबल की सूरत हाल हम देखें तो अभी भी हमें श्रीलंका 8वें नंबर पर नजर आ रही है, नीदरलैंड हमें 7वें नंबर पर नजर आ रही है। सिचुएशन ऐसी ही है कि पहली जो 5-6 टीमें हैं जिसके बारे में हारून साहब अक्सर बात करते रहते हैं कि इंडिया हो, न्यूजीलैंड हो, साउथ अफ्रीका हो, ये तो उन्हें सेमीफाइनल और क्वार्टर फाइनल में जाती हुई अभी से नजर आ रही है। तो जो असली मुकाबला ऊपर नीचे होने वाला है ये देख लीजिए जरा हारून साहब, ये पॉइंट्स टेबल रिफ्रेश हुआ है और इस वक्त सिचुएशन हमारे सामने। देखिए, पॉइंट्स टेबल में तो आपको जो ऊपर की 3 टीमें तो मुझे लग रहा है कि वो क्लियर थ्रू हो जाएंगी। एक आध मैच और अगर साउथ अफ्रीका जीत जाती है तो भी उनके साथ जाके पॉइंट्स पे मिल जाएगी ऊपर की टॉप 3 टीम के साथ। बाकी नीचे जो मुझे अब जो सिलसिला नजर आ रहा है, मुझे ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की सिचुएशन नजर आ रही है। इनमें से दोनों में से एक टीम आएगी अनलेस कि इंग्लैंड जो इस वक्त 9 नंबर पे है अपने बाकी सारे मैचेस जीतती चली जाए, क्योंकि जब ये बाकी सारे मैचेस जीतेगी ना तो उसमें वो पाकिस्तान को भी हराना पड़ेगा उसको, और उसको ऑस्ट्रेलिया को भी हराना पड़ेगा। इतना आसान होगा इंग्लैंड के लिए? मैं एक बात कर रहा हूँ, आइदर वे नहीं, हम लोग, मैं यही कह रही हूँ, अगर हम सिचुएशन को देखें, मतलब टेबल की उस तरफ बैठ के देखें, तो क्या वाकई ऑस्ट्रेलिया के लिए इतना आसान होगा? क्योंकि एक मॉरल बिल्कुल नहीं। देखिए, इंग्लैंड के लिए तो 1 बैड मैच उसको तो इस टूर्नामेंट से बाहर कर देगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए तो यह है कि वो मैच जीत के ऊपर जा सकते हैं। पाकिस्तान का अगर खुदा ना खास्ता कोई बुरा मैच हो जाता है तो पाकिस्तान डेंट होगा ना, पाकिस्तान उन्हीं पॉइंट्स पे खड़ा रहेगा ना। अभी इशू सिर्फ जो मुझे अभी नज़र ये आ रहा है कि उसमें इस वक्त टीमें सारी की सारी जो है ना, एक तो मुझे इंग्लैंड के कैंप में फिटनेस के इश्यूज नज़र आ रहे हैं। ये तो नज़र आ रहा है कि जो मैचेस जा रहे हैं प्लेयर्स की फिटनेस जो है वो टेस्ट हो रही है, इम्पैक्ट पड़ रहा है उनके ऊपर। पाकिस्तान विश के हमारे जो फास्ट बॉलर्स, क्योंकि हम उन पर बहुत डिपेंड कर रहे हैं। अब शाहीन फॉर्म में वापस आए हैं, इसके बाद हारिस ने सेकंड स्पेल बहुत ही ज़बरदस्त किया, जब वो सेकंड उन्होंने आखिरी ओवर जो किए तो उससे उनको कॉन्फिडेंस मिला होगा। तो इनको हमें अब बाकी मैचेस में इनकी ज़रूरत है, क्योंकि हमारे स्पिनर्स कोई ख़ास रोल प्ले नहीं कर रहे। उसामा को खिलाया, उसामा ने बॉलिंग बुरी नहीं की लेकिन वो विकेट नहीं मिले और उससे फील्डिंग भी अच्छी नहीं हुई। अब क्या पाकिस्तान उसामा को खिलाएगा या नहीं खिलाएगा? शादाब को वापस लाएंगे या नहीं लाएंगे? ये तो खैर बात की बात है, जैसे आज आपने उसकी नीदरलैंड की और उसकी बात की आपने
श्रीलंका की नीदरलैंड आज 5 विकेट्स बहुत जल्दी गिरा गया। उसके बाद जो उन्होंने रिकवरी की 6 विकेट्स के बाद जो उन्होंने जो पार्टनरशिप लेकर गए 265 रन कर जाना 263 रन कर जाना, ये शो कर रहा था कि उनको अब क्रिकेट की वनडे क्रिकेट की समझ आ रही है। पूरे 50 ओवर उन्होंने पूरे खेले और ये बात आप उस दिन भी कर रहे थे कि नीदरलैंड 50 ओवर तक खेल रही है और देखेंगे उन्होंने 263 को भी 49th ओवर में उनको करने दिया। सो वो टीम बुरी नहीं है, वो टीम आगे जाके अच्छी होती हुई मुझे नजर आ रही है, क्योंकि वो शुरू में पिच जो थी वो बिल्कुल डिफरेंट बिहेव किया उसने, और बादुशंकर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की उनकी तरफ से। अगेन वो शो कर रहे हैं कि वो एक प्रॉमिस है जो आगे जाके इवन आर्यन ने आज 3 विकेट ली। आर्यन जी वो तो नीदरलैंड की तरफ से और उनका एक बॉल जो था जिसमें ये सदीरा आउट हो जाते, अगर वो विकेट कीपर उसको स्टंप कर लेता तो हो सकता है ये मैच श्रीलंका हार जाती, लेकिन वो क्योंकि ऑकवर्ड बाउंस था, बहुत हाई बाउंस ले लिया तो लेग साइड से। तो सदीरा की इनिंग्स भी आपको दिखा देते हैं, हाउ ही प्लेड टुडे प्लीज। जी वो सब हारे, वो सब हारे हैं। तो वो तो देखे ना, वो भी तो ये यानी कि उनके लिए ये था कि बदकिस्मती से श्रीलंका के 4 से 5 टॉप प्लेयर्स अनफिट हुए इस वर्ल्ड कप के लिए, तो उनकी टीम बिल्कुल ही नहीं है, इतनी इनएक्सपीरियंस्ड है। उनके कैप्टन जो थे वो भी अनफिट होके वो बाहर हो गए हुए हैं। सो इसलिए वो उनका ये मैच जीत जाना वाकई उनके लिए अच्छा था, क्योंकि नीदरलैंड जो है बड़ा अच्छा खेलती हुई आ रही थी। अगर नीदरलैंड की आज शुरू की 4-5 विकेटें जल्दी ना गिरती ना, तो हो सकता है वो कहीं अराउंड अबाउट 300 के करीब रन्स कर जाते, क्योंकि श्रीलंका की बॉलिंग में इतना वो नहीं था, सिर्फ बादुशंकर की, क्योंकि आज स्पेल बहुत ही अच्छा हुआ पहला, तो उसमें उन्होंने 4-5 विकेट्स ले लिए, तो वो उसकी वजह से इनको डेंट पड़ा। लेकिन एक पॉजिटिव चीज़ ये नज़र आ रही है कि नीदरलैंड आखिर वक्त तक फाइट करता था जी। एक स्टेज में ऐसे लग रहा था कि ये मैच इससे पहले भी उसके मैचेस हैं, वहां पर भी हमने यही देखा है 40-42 ओवर्स में ये मैच खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की, जिस तरह वो दत्त ने आगे 3 आउट किए, उसको जिस तरीके से इस्तेमाल किया, एडवर्ड बहुत अच्छी कप्तानी करते हुए नजर आए। सो मैच को लेते हुए चले गए, वो 49th ओवर में जाके वो रन्स कर सके। सो ये तो डेफिनेटली लग रहा है कि इस टूर्नामेंट के बाद अगर कोई भी चीज़ होगी तो नीदरलैंड में मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी इंटरेस्ट जनरेट होगा, क्योंकि इनकी टीम की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी कि वहाँ जाके ये अपने स्कोर फर्दर आगे आने वाले जो इवेंट्स होंगे उसमें एक स्ट्रॉन्ग टीम की सूरत में नजर आएगी। और इंटायरली अगर देखा जाए तो उनकी अपने कंट्री में भी, जिस तरह से रहमान भी बात करते आए हैं, कि एक अलग बूस्ट आएगा, एक मोमेंटम बनेगा क्रिकेट का, और उस तरफ हम देखेंगे कि अच्छे प्लेयर्स उन्हें आते हुए नजर आएंगे। प्रोड्यूसर साहब, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर हमारे पास साइब्रेंट की लोगन वेनबेक की इनिंग्स पड़ी हैं तो हम चाहेंगे कि वो भी अपने व्यूअर्स के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि साइब्रेंट ने भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। ही मेड 70 फ्रॉम नीदरलैंड, और लोगन वेनबेक उन्होंने भी 59 जो है वो स्कोर बनाया। तो यही वो पार्टनरशिप थी, ये वो पार्टनरशिप थी जो कि 5-6 विकेट्स गिरने के बाद ये दोनों इकट्ठे आए और इन्होंने टीम को काफ़ी सहारा दिया और बड़ा अच्छा खेलते हुए ये आगे लेके गए, और आखिर वक्त तक इन्होंने कोशिश की कि हम रन्स को बढ़ाते रहे। लेकिन 263 रन्स इस पिच के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने ज़्यादा नहीं थे। अगर ये 270-280 कर जाते तो शायद सिचुएशन डिफरेंट होती, लेकिन उनके लिए तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं फील कर रहा हूँ कि बहुत ही पॉजिटिव्स है उनके उसमें, क्योंकि उन्होंने जब ये क्वालिफायर्स हो रहे थे उसमें भी उन्होंने बड़ी टीमों को टफ टाइम दिया, वेस्ट इंडीज़ को, जिम्बाब्वे को, वो तो क्वालिफाई नहीं कर सके, ये लोग क्वालिफाई करके आए हैं, तो इससे तो इनकी और ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ गया होगा इस परफॉर्मेंसेस के बाद। चले, एक और सिचुएशन है जिसमें इंटरेस्ट बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन लेट्स सी कि उसके आउटकम्स क्या नजर आते हैं। मैं पाकिस्तानी सहाफ़ियों की वीज़ों के हवाले से बात कर रही हूँ, शायकीन क्रिकेट के वीज़ों के हवाले से बात कर रही हूँ। ये मामला जो कि टेकअप किया गया था पीसीबी की तरफ से आईसीसी के सामने, उसके ऊपर अब आईसीसी की जानिब से आज जवाब भी आया है कि हम कोशिश में हैं कि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को वीज़े ज़रूर मिलें, पाकिस्तानी फैंस को वीज़े ज़रूर मिलें, लेकिन इस बारे में जो फैसला है वो इंडिया और भारतीय गवर्नमेंट ही करेगी। इस पर हारून साहब की क्या हम लोगों को राय होगी और किस तरीके से वो इस मामले को देखते हैं? ज़रा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो सिचुएशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। स्टे ट्यून, क्रिकेट का सुल्तान। जी तो वेलकम बैक वंस अगेन जनाब। ब्रेक पर जाने से पहले खबर आपके साथ हमने शेयर की थी कि पाकिस्तानी फैंस और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो कि हमारी स्पोर्ट्स बीट्स के जर्नलिस्ट हैं, उन्हें इंडिया का वीज़ा नहीं मिल रहा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए, और जिसके ऊपर ये अब न्यूज़ आई है कि आईसीसी ये कह रहा है कि ये इंडिया का अपना इंटरनल मामला है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तानियों को वीज़े मिल जाएं। कुछ होगा अरुण साहब, मिलेंगे वीज़े? नहीं, तो बड़ी ज्यादती है, बहुत ही मेरे ख्याल है इंडियन गवर्नमेंट की, या जो भी है बीसीसीआई को चाहिए। देखें
आधा तो वर्ल्ड कप चला 20 गया। मैचेस तो हो गए। अब और क्या रह गया 4 मैचेस के बाद अब ज़्यादा से ज़्यादा 5 मैच रह गए। उस वक्त तक भी पता नहीं है कि वीज़ा मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। ये तो बड़ी ज़्यादती है। आप देखें दूसरी तरफ हमारे 2 ही वहाँ पर अगर किसी तरीके से हमारे फैंस वहाँ पहुँचे थे, उनको नारे नहीं लगाने दिए जा रहे, उनको सपोर्ट नहीं करने दिया जा रहा अपनी टीम को, तो वो अजीब सी सिचुएशन है। आई डोंट नो। फिर आप इतना बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट करा रहे हो तो हर जगह हमारे उनको तो आके आप मना कर रहे हैं, लेकिन बाकी दूसरी टीमों की आप देखें वहाँ पर लोग मौजूद हैं। नीदरलैंड के वहाँ पर सपोर्टर्स नजर आते हैं, ऑस्ट्रेलिया के सपोर्टर्स नजर आ रहे थे और वो भी नारे लगा रहे हैं अपनी टीमों के लिए। ऑस्ट्रेलियन की जो फैन फॉलोइंग है, जो वहाँ सपोर्टर्स बैठे हुए हैं वो कर रहे हैं। सो ये तो कोई बात नहीं भी। आईसीसी भी अपने आप को थोड़ा सा पीछे इसलिए कर लेता है कि वो जी बीसीसीआई कहता है जी हम मजबूर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, हमने तो प्रोसेस के लिए भेज दिए हुए हैं, वो गवर्नमेंट ही नहीं इशू कर रही तो हम उसको क्या करें। सो गवर्नमेंट, हाँ वो एक्चुअली मसला तो उनकी गवर्नमेंट का ही है, पॉलिटिकल इश्यूज को बनाया हुआ है अननेसेसरी। स्पोर्ट्स के लिए मैं फील करता हूँ कि ज्यादती है, क्योंकि लोग इतने शौक से जाना चाहते हैं, पैशनेट है। अगर आप इंडिया का क्राउड पैशनेट है तो पाकिस्तान का फैंस भी जो है वो भी उतने ही पैशनेट हैं। वो भी चाहते हैं अपनी टीम को सामने से देखें खेलते हुए और उनको हम सपोर्ट करें, बैक करें। ये उनको डिप्राइव कर रहे हैं, बड़ी ज्यादती है। और दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं हारून साहब, कहते हैं कि खेल और खिलाड़ी ये दोनों अमन के सफीर। में तो हमेशा यही कहती हूँ एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी होती है जो कि दोनों ममालिक के दरमियान पैदा होती है। कुछ वहाँ पर ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो कि एक्स क्रिकेटर्स हैं, वो इंडियन फैंस का रवैया जो है उसको कंडेम कर रहे हैं, लेकिन कुछ हम लोग ऐसे भी देख रहे हैं जो कि इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। गौतम गंभीर ने कंडेम किया सारी सिचुएशन को, जबकि इरफान पठान वो ये कहते हुए कि नजर आ रहे हैं कि नहीं, हमें इस मामले पर जरा शर्मिंदगी दिखाने की, मतलब इंतहाई ढिठाई के साथ उस चीज को इंडोर्स कर रहे हैं। ये मेरे अपने नज़दीक तो सबसे पहले इनको इसमें इंडल्ज नहीं होना चाहिए, और ये अगर होना चाहिए तो उनको जो क्रिकेटर है ना वो तो चाहेगा कि अगर हमें क्राउड नहीं देखेगा, अगर हम मैचेस खेल रहे हैं, अगर क्राउड हमारी फैन बेस हमें नहीं देखेगी तो इसका फायदा क्या, इसका फायदा क्या होगा फिर। यानी हम अगर एम्प्टी स्टेडियम में खेलेंगे, हमारे लोग वहाँ पर मौजूद नहीं होंगे। सो ये इन क्रिकेटर्स को भी चाहिए कि सोच समझ के स्टेटमेंट्स दें, क्रिकेट के लिए स्टेटमेंट दें, स्पोर्ट्स के लिए स्टेटमेंट दें, पॉलिटिक्स के लिए स्टेटमेंट ना दें। सो गंभीर ने अगर बात की है, बिल्कुल ठीक बात की है, और बाकी भी लोग हैं। आप देखें ना, तस्वीरें वायरल हो रही हैं कि जी शास्त्री ने गले लगाया हुआ है वकार यूनुस को और तेंदुलकर को, और उतने उनको प्रेजिंग वर्ड में ट्वीट कर रहे हैं वो लोग। वहाँ पर रमीज़ भी वहाँ मौजूद है, सारे लोग मौजूद हैं, उनको वहाँ पर इतनी वज़ीराई मिल रही है, सब कुछ हो रहा है। और दूसरी तरफ आप देखते हैं तो फैंस जो है हमारे वहाँ जाना चाहते हैं, उनको आप कुछ एग्जैक्टली और दोनों टीम्स के कैप्टन आपस में शर्ट्स एक्सचेंज कर रहे हैं, एक दूसरे को बकअप करते हुए नजर आते हैं हमें सोशल मीडिया पर भी और लाइवली भी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो फैंस हैं उनके दरमियान इतना क्लैश बढ़ जाता है कि मैं हैरान होती हूँ कि दोनों तरफ के जो क्रिकेटर्स हैं, जैसे कि आपने कहा ना कि उन्हें भी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। कोशिश करें कि ये जो आग बढ़ती हुई है इससे कम करने में अपना किरदार अदा करें। बट एनीवेज एक और आग कल भड़कने वाली है, क्योंकि बड़ा ही अहम मुकाबला होने जा रहा है इस वर्ल्ड कप की दो इंतहाई बेहतरीन टीम्स के दरमियान, न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया। जी हाँ, कल ये एक इंपॉर्टेंट मैच जो है वो खेला जाएगा और इस टूर्नामेंट का, इस वर्ल्ड कप का 21वां मैच है। दोनों तगड़ी टीम है हारून साहब, बहुत बड़ा मैच। आप ये कह सकते हैं कि मेरी फलानी टीम फेवरेट है? नहीं, इसलिए कि इसमें देखें इस वक्त क्या होगा, क्या है इस वक्त सिर्फ ऊपर का टेबल चेंज होगा बस, क्योंकि किसी एक टीम में तो हारना है। दोनों अनबीटन टीमें, इसलिए इस मैच की इंपॉर्टेंस बढ़ गई कि दोनों अनबीटन टीमें आ रही हैं, अभी तक अपने अपने मैचेस जीतती हुई आ रही है, अभी आपस में खेल रही हैं, तो एक ने तो हारना है। तो इसलिए कल जो भी टेबल में चेंजेस होनी है, कोई बहुत बड़ी चेंजेस नहीं होती, ऊपर ही 1-2 की चेंज होनी है, दैट्स इट। सिचुएशन का एडवांटेज आपको इंडिया के पास आते लग रहा है, क्योंकि अपना होम ग्राउंड है, आईपीएल वो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर खेल चुके हैं, हर क्रिकेट ग्राउंड से उसकी एक अपनी मोहब्बत और एक अपना वो है। इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया इस वक्त जो है वो होम ग्राउंड्स को, होम कंडीशंस को अपनी फेवर में अच्छा इस्तेमाल भी कर रहा है, और वहाँ उनके प्लेयर्स फॉर्म में भी हैं। हालांकि एक दो प्लेयर्स जो हैं वो अननेसेसरी रेकलेस स्ट्रोक्स खेल के आउट भी हुए हैं, जिसके ऊपर इंडियन फॉर्मर क्रिकेटर्स भी इसका क्रिटिसिज्म कर रहे थे कि शहरियार आयर को इस तरह की हिट मारने की क्या ज़रूरत थी है। शुभमन गिल जब 50 पे बैटिंग कर रहे थे तो इस तरह की हिट मारने की क्या ज़रूरत होती है। सो उनको एज ए बैटिंग पैकेज वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग पैकेज है। लेकिन दूसरी तरफ न्यूजीलैंड मैं फील करता हूँ वो भी एक ऑलराउंड पैकेज है, उनके पास बॉलिंग भी अच्छी है, फास्ट बॉलर्स भी उतनी अच्छे हैं, स्पिनर्स भी उतनी अच्छे हैं। कल एक ऐसा कॉन्टेस्ट होगा जिसमें दोनों टीमों की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का पता लगेगा, क्योंकि दोनों की तरफ अच्छे बॉलर्स
स्पिनर्स भी और फास्ट बॉलर्स भी हैं, फील्डिंग साइड्स दोनों बहुत दोनों अच्छी बेहतरीन हैं, हैं। बैटिंग साइड भी ज्यादा दोनों उम्दा बड़ी स्ट्रांग है। सो रियल सेंस में कल ये मुझे कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं ड्रेस रिहर्सल हो फाइनल की। आई होप आई नॉट, तो पाकिस्तान को देखना चाह रहा हूँ फाइनल। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा हारून साहब, कल दोनों टीमें डेफिनेटली तगड़ी हैं, दोनों में से कोई भी क्रीज पर पहले उतरे, लग रहा है कि हो सकता है एक अच्छा स्कोर हमें स्कोर बोर्ड पर नजर आए। वो तो मिल गया। देखिए इंडिया आपको में लगता है कि टीम कोई भी हो टारगेट अच्छा मिलेगा? डिपेंड करता है कि टॉस जीतने वाला क्या करता है। ये टॉस जीतने वाला बाज दफा जो है ना, वो जो लूज करता है टॉस उसको फायदा हो रहा है। अभी तक तो यही हो रहा है कि जो टॉस हार रहा है, क्योंकि वो उस वक्त वो यही कह रहा था मैं भी यही करता जो ये करना चाह रहा था, तो लेकिन बाद में जब वो जीत जाते तो कहते हैं तो अच्छा था मैंने एग्जैक्टली कि मैंने वो डिसीजन नहीं लिया। लेकिन देखिए इसको बड़ा मुश्किल होता है जब दोनों इक्वली बैलेंस टीमें खेल रही हो ना, तो वो क्या कमी कहाँ होगी। वो जो हमने 3 रखे हुए ना बॉक्सेस, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग, जिसमें फील्डिंग प्रॉब्ली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। अगर अच्छी बैटिंग पिच हुई तो उसमें फील्डर्स का रोल बहुत होगा, कौन कितने रन्स बचा देता है, कौन कितने अच्छे कैचेस कर लेता है, कौन रन आउट कर देता है। तो ये जो है वो कल देखने को मिलेगा। इंटरेस्टिंग मैच होगा क्रिकेट फैंस के लिए, क्रिकेट लवर्स के लिए। धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में ये मैच खेला जाएगा, इंडिया बमुकाबला न्यूजीलैंड। एंड लेट्स सी, एक अच्छा स्कोर टोटल हम लोगों को देखने को मिलेगा। और ऐसे में कहते हैं ना कि देखने वालों के लिए कुछ ना कुछ नया होगा, तो पाकिस्तानी टीम के लिए सोचने और समझने की बात होगी कि न्यूजीलैंड कहां पर लैग कर रहा है, इंडिया कहां पर लैग कर रहा है। तो दूसरों का मैच देखकर आप भी फायदा उठाइए। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।